दोस्तों, प्रेम और बेवफाई की अपराध से संबंधित घटनाएं तो आप अक्सर सुनते ही रहते हैं। ये घटनाएं किसी शादीशुदा महिला की हो या फिर किसी विवाहित पुरुष के अफेयर की, लेकिन इनका अंजाम क्या होता है ये भी आप सुनते ही रहते हैं। ऐसे ही बिहार के एक इलाके का प्रेम संबंध का ऐसा मामला सामने आया है जिसका अंजाम काफ़ी खौफनाक रहा है। तो चलिए जानते हैं इस घटना की क्या सच्चाई है। एक गांव के अंदर शादी समारोह चल रहा था। उस शादी समारोह में पड़ोस के गांव की एक महिला आई हुई थी और वह महिला शादीशुदा थी जो अपने 2 बच्चों के साथ थी, इसलिए उसे खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी उसने 15 साल के एक लड़के को आवाज़ लगाई और उससे कहा कि भैया मेरी कुछ मदद कर दो। जैसे ही वह लड़का उसके पास जाता है और वह उसे वो सभी खाने पीने का सामान ला कर देता है जो वह औरत उससे मंगवा रही थी। दरअसल वह महिला देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और इसी बात को देखते हुए एक और लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास थी। वो 16 साल का लड़का 15 साल के उस लड़के के पास जाता है। वो दोनों दोस्त बचपन के दोस्त थे और बहुत ही गहरे दोस्त थे। वह 16 साल का लड़का उस 15 साल के लड़के को चिढ़ाता है, उसे परेशान करता है, लेकिन वह 15 साल का लड़का कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी बातचीत करते करते वो 16 साल का लड़का कहता है कि अगर तेरी दोस्ती इससे होती है तो मैं भी दोस्ती करूँगा। जैसे हम लोग आज तक बचपन से हर चीज़ को मिल बांट कर खाते रहे हैं, यहाँ भी हम लोग मिल बांट कर ही दोस्ती करेंगे। यह बात दोनों में तय हो जाती है और देखते ही देखते महिला से नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नज़दीकियाँ बढ़ने के साथ साथ ही महिला के साथ वह दोनों के शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था और वक्त के साथ साथ इन दोनों ने कल्पना भी नहीं की थी कि जो बचपन की दोस्ती है इसमें दरार पड़ जाएगी। दरार पड़ने के बाद 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कत्ल हो जाएंगे। 18 नवंबर 2023 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास नेपाल देश का एक इलाका लगता है चितवन, और चितवन के उस इलाके में बोरी के अंदर कुछ भरा हुआ सामान रखा हुआ था। तभी जो राहगीर थे वहां पर आ जा रहे थे, वहां से गुजर रहे थे, एक आदमी ने उस बोरी को अपने कब्जे में ले लिया। वहां आसपास के कुछ और लोग भी थे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इस पर हमारा हक भी है। जैसे ही वो लोग बातचीत करते हैं और उस बोरी का मुंह खोला जाता है तो पता चलता है कि उसमें एक शादीशुदा महिला की लाश निकलती है। जैसे ही लाश निकलती है लोगों की चीखें मिट जाती हैं, लोग हंगामा कर देते हैं और उसके बाद मौके पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो वहां पर वह छानबीन करती है, वहां की तलाशी करती है और यह पता करने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार यह महिला कौन है, किसकी लाश है। जब ये तमाम सबूत जुटाए जा रहे थे तो पास में ही एक और बोरी मिलती है। जब उस बोरी का मुंह खोला जाता है तो उसके अंदर भी एक और लाश निकलती है। ये दोनों लाशें किसकी है? कौन है यह महिला, कौन है यह पुरुष, किसने इनकी हत्या की है? नेपाल पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ था। पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मरने वालों की कोई भी पहचान नहीं हो पा रही थी। इसलिए पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछा। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की भी तलाशी की, लेकिन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सिर्फ एक बात का ही पता चला कि दोनों लाशों को एक ही साइकिल पर रखकर एक व्यक्ति लगातार आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता ही जा रहा है। कौन है वो व्यक्ति, उसके बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन चेहरा उसका धुंधला था, साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए इस कातिल का भी पता नहीं चल पा रहा था। अब पुलिस ने हर तरह से सबूत जुटाने की कोशिश की तो पुलिस को एक थैला मिलता है। उस थैले पर एक पता लिखा हुआ था जो कि बिहार राज्य का एक जिला है मोतिहारी। उस इलाके का एक सुगोली नाम का गांव है। सुगोली की एक दुकान का उस थैली पर एड्रेस लिखा हुआ था। नेपाल की पुलिस सीधा यहाँ मोतिहारी के उस सुगोली इलाके में आती है। पुलिस के पास आती है, पुलिस से आकर कहती है कि हमें 2 लाशें मिली हैं। एक महिला की लाश है जिसकी उम्र लगभग 30 से 31 साल के आसपास रही होगी और एक और है जिसकी उम्र लगभग ऐसे ही 20 या 21 साल के आसपास की होगी। पुलिस ने जैसे ये बात सुनी, पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसको हम लगभग 15 से 20 दिन से लगातार तलाश कर रहे हैं वो लोग नेपाल में क्या कर रहे हैं।
नेपाल पुलिस की पूरी कहानी सुनने के बाद मोतिहारी के सगोली थाना की पुलिस थोड़ी सक्रिय होती है। वो अपने डायरी के पन्ने को पलटना शुरू कर देती है और पुलिस को याद आता है कि लगभग 15 दिन पहले यानी कि 30 अक्टूबर 2023 को पुलिस ने एक FIR दर्ज की थी। दरअसल फुलवरिया गांव का रहने वाला एक रितेश शाह होता है जो कई दिनों से लापता था। उसका पिता लगातार थाने के चक्कर काट रहा था और कह रहा था कि साहब मेरा बेटा लापता हो चुका है, गायब हो चुका है। मैंने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की, चाहे वह कोई भी रिश्तेदार हो, उसका कोई दोस्त हो, चाहे उसका कोई जान पहचान का हो, लेकिन मेरा बेटा कहीं भी नहीं मिल रहा है। उसका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने 30 अक्टूबर 2023 को मुकदमा दर्ज कर लिया था, जबकि वो लड़का 23 अक्टूबर 2023 को लापता हुआ था। पुलिस यह पूछती है उस लड़के के पिता से कि तुम्हें किसी पर शक है, तो वो उसका नाम लेता है कि वो कहता है कि मेरा जो शक है उसका एक बचपन का दोस्त है जिसका नाम है ऋषभ। ऋषभ भी हमारे ही गांव का रहने वाला है और ऋषभ की एक शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा है, अवैध संबंध है। उस महिला के बारे में पता चलता है, उस महिला का नाम था संजू देवी उर्फ अश्मिता, जो गांव सुगांव की रहने वाली होती है। नेपाल में जो 2 लाशें मिली थी वो दोनों लाशें इन्हीं की थी, यानी कि संजू देवी उर्फ अश्मिता की और साथ ही उसका जो प्रेमी होता है ऋषभ, उसकी। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार ऋषभ और संजू देवी कहाँ गायब हो चुके थे, जबकि उनकी लाश अब मिली है, वो भी ऐसी स्थिति में। पुलिस परेशान हो जाती है कि शायद रितेश ने ही इन दोनों की हत्या कर दी है। अब पुलिस रितेश को तलाश करने की कोशिश कर रही थी। उसके पिता, जिसने कि मुकदमा दर्ज कराया था अपहरण का, उसके पिता से भी पूछताछ की जाती है तो उसका पिता कहता है कि साहब मैं तो अपने बेटे के गायब होने की खुद FIR करा करके आया हूँ और लगातार चक्कर काट रहा था। आप हम पे ही शक कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के लिए फिर एक और नाम सामने आता है और वो नाम था अखिलेश भगत का। दरअसल अखिलेश भगत सुगांव का रहने वाला होता है, संजू देवी का पति होता है। पुलिस इसकी तलाश में जुट जाती है और पुलिस जब तलाश में जुट जाती है, कई दिन बीत जाते हैं। आखिरकार 2 जनवरी 2024 को पुलिस को इसकी सूचना मिलती है। उसको पता चलता है कि एक कवैया जगह है जहां पर अखिलेश भगत रहता है। जब पुलिस को इसके बारे में पता चलता है तो पुलिस इस अखिलेश भगत को पकड़कर थाने लेकर आती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। शुरुआत में तो वो इधर उधर की बातें बता रहा था, लेकिन पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछा तब वह कहानी बताने लगता है। वह बताता है कि साल 2013 में उसकी संजू देवी से शादी होती है। दोनों की जिंदगी बिल्कुल अच्छे चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी और वक्त के साथ साथ उनके 2 बच्चे भी होते हैं, दोनों बेटे होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब से लगभग 6 साल पहले वो एक शादी समारोह में अपने मामा के गांव में गई हुई थी। मामा का गांव लगता है फुलवरिया। फुलवरिया में ही उसकी रितेश और ऋषभ से दोस्ती हो जाती है। इस बात की जानकारी खुद अखिलेश भगत को भी नहीं थी। वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उसकी पत्नी से वो 10 साल छोटे दोनों लड़कों से अवैध संबंध बने हुए थे। वो दोनों तीनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ उन तीनों की बढ़ चुकी थी। लेकिन इस बीच जो ऋषभ होता है वो अखिलेश भगत से कहता है कि देखो तुम्हारी पत्नी के इस रितेश के साथ अवैध संबंध है, वो गलत काम करता है, तुम्हारी पत्नी को लगातार परेशान करता है। जैसे अखिलेश भगत ने यह बात सुनी और अपनी पत्नी के पास जाता है, जाकर पूछता है कि क्या तुम्हारे रितेश के साथ अवैध संबंध है, क्या तुम्हें वो परेशान करता है। तो वो कहती है कि नहीं अवैध संबंध नहीं है, बल्कि वो मुझे परेशान करता है। यानी कि संजू देवी अब ऋषभ के कहने पर चल रही थी। फिर जब यह तय हो जाता है, तय करने के बाद तीनों यानी कि अखिलेश भगत, अपनी पत्नी संजू देवी के साथ बात बताने वाला ऋषभ, ये तीनों एक साथ मिलते हैं और मिलने के बाद 23 अक्टूबर 2023 को यह मोतिहारी का एक डेरा इलाका लगता है, वहाँ पर इस रितेश को बुलवा लेते हैं और साथ में इस अखिलेश भगत का एक और दोस्त होता है विनय, उसको भी मौके पर बुलवा लेते हैं। जैसे ही वो लोग इस रितेश से बातचीत कर रहे थे तो इसी बीच में ऋषभ आदेश कर देता है और अखिलेश भगत उसका गमछे से गला घोंटकर हत्या कर देता है।
जैसे उसकी हत्या होती है, हत्या करने के बाद अब इसे केसरिया थाना लगता है। वहाँ का एक गांव है गोपालपुर। यहीं का विनय रहने वाला था। अपने ही गांव के पास में एक गड्ढा खोदता है और गड्ढे में इस रितेश शाह की लाश को दबा दिया जाता है और उसे यहाँ से अपने अपने घर, वो लोग अपने अपने घर अपनी जगह पर चले जाते हैं। लगभग एक सप्ताह बीतने के बाद संजू देवी अपने प्रेमी, यानी कि उसका एक प्रेमी तो मर चुका था और अब दूसरा प्रेमी बचता है ऋषभ, उसके साथ कहीं भाग जाती है। अखिलेश भगत अपनी पत्नी को लगातार तलाश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्नी कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। किसी ने बताया कि हमने तुम्हारी पत्नी को यहाँ से नेपाल की तरफ जाते हुए देखा है। नेपाल का और उस जगह का जो रास्ता है, यहाँ जहाँ पर यह रहते हैं, लगभग 1.5 घंटे के आसपास का रास्ता है। वो जाता है और जाने के बाद अपनी पत्नी को तलाश करने की कोशिश करता है। तो जो जगह बताई गई थी उसी जगह पर उसको अपनी पत्नी मिल जाती है। उसने अपनी पत्नी को ऋषभ के साथ अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया था। तब वह समझ नहीं पाया था कि रितेश की जो हत्या हुई है, रितेश की हत्या के साथ साथ इसकी भी हत्या होनी चाहिए थी। और उसने अपनी पत्नी को और अपने पत्नी के प्रेमी को इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि उसे इस रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। वह साथ में रहते हैं। साथ में रहने के बाद जब इसकी पत्नी संजू देवी घर के बाहर कपड़े धो रही थी और साथ ही जिसका साथी होता है ऋषभ, ये कमरे में सोया हुआ था। इसी बीच में उसके पास जाता है और चुपके से उसके गले में गमछा डालता है और उसकी पूरी ताकत से गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। यानी कि अखिलेश भगत उस ऋषभ को भी संभलने का मौका नहीं देता और उसकी भी वो हत्या कर देता है। हत्या करके वह वहाँ से हटा ही था कि उसकी पत्नी संजू देवी को अपनी आंखों से उस हत्या को होते हुए देख लेती है और जैसे ही वो चीखने की कोशिश करती है, तुरंत ही वो अपनी पत्नी को पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसको कमरे में ले जाता है। पहले तो उसे मारता है, पीटता है, उसके बाद उसका भी गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। अब वह सोच रहा था कि आखिरकार क्या करूं। तभी उसने इन दोनों लाशों को बोरी के अंदर भरा और साइकिल पर रखकर वो दूर कहीं फेंकने की कोशिश में था, लेकिन ज्यादा दूर जा नहीं सका। इसी बीच में उसने जंगल के रास्ते चितवन के पास उन लाशों को फेंक दिया। नेपाल की पुलिस को वो लाशें मिलती हैं और उसके पास से मिलता है एक थैला और थैले पर सगोली थाना क्षेत्र के एक दुकान का एड्रेस लिखा हुआ था। आखिरकार अखिलेश ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया और खुलासा करने के बाद जो यहाँ के एसपी होते हैं राज, इस घटनाक्रम का खुलासा करवाते हैं और साथ ही इस आरोपी जिसका नाम था अखिलेश भगत, उसको गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देते हैं। उनका कहना है कि इस घटनाक्रम में यदि कोई और भी शामिल होगा तो किसी और को भी नहीं बख्शा जाएगा। इसमें न केवल 3 लोगों की हत्या होती है, बल्कि अखिलेश भगत, जिसकी जिंदगी शायद सलाखों के पीछे गुजरेगी, और अखिलेश भगत के 2 बच्चे हैं, बेटे, उनकी परवरिश कैसे होगी, इस पर भी एक सवाल खड़ा हो गया है। तो दोस्तों, काश इस महिला ने इस गलत कदम को ना उठाया होता। शादीशुदा महिला थी, उसकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। नाबालिग लड़कों से दोस्ती के बाद प्यार और प्यार के बाद अवैध संबंध से उसने पूरे परिवार को ही तहस नहस कर दिया। इस महिला को अगर उन लड़कों से ज्यादा ही दोस्ती थी तो वह अपने पति को छोड़कर कहीं दूर पहले ही निकल जाती, तो शायद ये 1-2 नहीं, एक भी कत्ल नहीं होता और ना ही किसी की जिंदगी बर्बाद होती। तो दोस्तों, हमारी कहानी आज की यहीं तक थी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। तो मिलते हैं आपसे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।